गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम पढ़ेंगे अपना गुलाम वंश को, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो गुलाम वंश में हमने दो शासक के बारे में पढ़ लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश। बीच में वैसे तो आराम शाह है, लेकिन आराम शाह आराम से ही चलेगी, उन्होंने कुछ काम किया नहीं। ठीक है ना, वो आराम से ही निकल लिए। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे, गुलाम वंश को। ठीक है, गुलाम वंश। गुलाम वंश को मैं इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है ना, गुलाम वंश। ये जो गुलाम वंश है, इसमें हमने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श भी कहते हैं, और उसको हातिम भी कहा जाता है, और कुरान खान। तीनों का मैंने मीनिंग बताया था क्यों कहा जाता है। ठीक है, लाख बख्श क्यों? क्योंकि उसने लाखों का दान किया। हातिम क्यों? हातिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोगों के लिए मतलब बहुत दया का भाव रखने वाला था। ठीक है, और कुरान खान क्यों? क्योंकि उनको पूरा कुरान शरीफ जो होता है, पूरा कुरान याद था। ठीक है ना, तो ये हो गए इनके तीनों नाम। और उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। और कुतुब मीनार तो सब जानते हैं, कुतुब मीनार को वो पूरा नहीं करा पाए, पूरा किसने कराया? वो इल्तुतमिश ने। ठीक, तो ये लगभग मतलब ये था ओवरऑल थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चौगान खेलते उनकी मृत्यु होगी कहाँ? लाहौर में। लाहौर को ही उन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक है ना, और वो किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के। उसके बाद आराम शाह उनका बेटा बनता है, लेकिन आराम शाह बहुत ही मतलब अयोग्य शासक था। इस वजह से उसको उसकी जगह पर किसको बुलाया गया था? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का क्या कहते हैं उसको? जागीरदार, मतलब कि बदायूं में काम करता था वो। ठीक है ना, तो बदायूं से इल्तुतमिश आया, और इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटा दिया और वहाँ पे खुद शासक बन गया। ठीक है, इल्तुतमिश जो था वो भी क्या था? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इस वजह से इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। ठीक, इल्तुतमिश ने कई सारी चीज़ें की। एक तो उसने 40 दल बनाया। 40 दल को हम क्या कहते हैं? 40 तुर्क सरदारों का जो उसने समूह बनाया था, उसको क्या कहते हैं? बताओ कोई। ठीक है ना, अच्छा, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो, तो सब ना कमेंट कर देना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। ठीक है, तो उसने जो 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया, और क्या एकता प्रणाली चलाई, मतलब कि ज़मीन देना वेतन के तौर पर। ठीक है, ये सारे काम किए। अब फाइनली थोड़ा सा ना आगे चलते हैं। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान को मैं पढ़ना है। देखो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश देखो इल्तुतमिश के ना 3 बेटे थे। ठीक है, इल्तुतमिश के 3 बेटे थे और एक होगी बेटी। इल्तुतमिश के 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटा एक का नाम क्या था? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, अच्छे से सुन लेते, लिखे नहीं है क्योंकि ज़्यादा ये डीप है तो, लेकिन ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। देखो इल्तुतमिश के 3 बेटे थे। एक का नाम क्या था? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, सबसे बड़ा नसीरुद्दीन महमूद। दूसरा रुकनुद्दीन। तीसरा बहराम शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन, बहराम शाह। और बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। बेटी का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट, इसको लिखते हैं, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। ये जो अब इसने, ये जो सबसे बड़ा वाला था नसीरुद्दीन महमूद, सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है जब इल्तुतमिश राजा ही था। तो इल्तुतमिश ने अपने बेटे का मकबरा बनवाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने बेटे का मकबरा बनवाया। तो मैंने आपको बताया था कि मकबरा निर्माण या फिर गुंबद के निर्माण का जनक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है इंडिया में। ठीक है ना, स्टार्टिंग किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। मकबरा मतलब कि टॉम बनाने का, और किसका? गुंबद। गुंबद वो जो मैं बताया था शेप में जो होती है छत। ठीक है ना, शेप में जो छत होती है गोल, इसको क्या बोलते हैं? गुंबद बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मकबरा बना नसरुद्दीन महमूद का। इसके बाद इल्तुतमिश को, इसके जो 2 और बेटे थे वो बिल्कुल नालायक थे। ठीक है, अब वैसे जब इल्तुतमिश ने अपने टाइम पे ही किसको? रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित कर दिया कि मतलब कि आने वाले टाइम में रजिया सुल्तान ही शासिका बनेगी। ठीक, अपने टाइम पे ही कर दिया। और इसने, इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी कि अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है, अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है मतलब शासन के थ्रू, तो वो क्या कर सकता है? जुम्मे के दिन नमाज के बाद लाल कपड़े पहन के मस्जिद के सामने खड़ा हो जाए। ठीक है, तो मस्जिद से लोग निकलेंगे और आसपास के लोग भी उसको देखेंगे, तो समझेंगे मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है। तो जनता ना उसके सपोर्ट में आके उसको न्याय दिलाएगी। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? रजिया सुल्तान ने उठाया।
क्योंकि बात तो भाई लीगल थी, इसके पापा ने मतलब खुद ही बना दिया था रजिया सुल्तान को शासिका। लेकिन जो वो 40 दल था, वो 40 दल था, उनकी नाक नीची हो जाती कि भाई हम इसको, एक महिला को, एक फीमेल को हम अगर शासिका बना देंगे, हमें इसके सामने झुकना पड़ेगा। तो सिर्फ यही उनके बस क्या कहते हैं खुन्नस, यही वाली बात थी। इस वजह से उन्होंने किसको, रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया। और दूसरा बेटा कौन था, रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन को बना दिया। जब रुकनुद्दीन था शासक, तो रुकनुद्दीन तो वो तो पागल था बिल्कुल, ठीक है ना। रुकनुद्दीन के टाइम पे जो शासन का बागडोर किसके हाथ में थी, वो थी शाह तुर्कान के हाथ में। किसके हाथ में, शाह तुर्कान। शाह तुर्कान कौन थी, इल्तुतमिश की वाइफ, मतलब इसकी इनकी माँ, शाह तुर्कान के हाथों में, ठीक है। सारी बागडोर किसके हाथों में थी, शाह तुर्कान के हाथों में, रुकनुद्दीन के टाइम पे। ये बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही क्रूर महिला थी, बहुत ही ज़्यादा क्रूर। और इसने लोगों पर अत्याचार करना, ये सब बिल्कुल इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इस चीज़, फिर इस रजिया सुल्तान को इस बात का फ़ायदा मिला कि मेरा भाई और माँ, लोग वैसे भी सपोर्ट में आ गए थे, तो सब ने मिलजुल के फिर रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया। तो रुकनुद्दीन सिर्फ 1 साल के लिए रहा, ठीक है, रुकनुद्दीन सिर्फ 1 साल के लिए रहा। तो अब हमें किसको पढ़ना है, रजिया सुल्तान को पढ़ना है। रजिया सुल्तान जो थी वो मतलब कि इतिहास की पहली महिला शासिका थी, ठीक है, पहली महिला शासिका थी इतिहास की। और मुस्लिम तो लास्ट भी थी, ठीक है ना। मुस्लिम शासिका तो आखिरी और पहली यही थी, लेकिन अगर नॉर्मली हम महिला शासिका की बात करते हैं तो पहली थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। अब देखो, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, देखो जो पूरा हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश कब से कब तक चला था, 1206 से 1290 तक, ठीक है, 1206 से 1290 ईस्वी तक। अब इसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 6 साल किया, 4 साल, सिर्फ 1206 से 1210 ईस्वी तक 4 साल शासन किया। इसके बाद आराम शाह 1 साल 10 से 11, इसके बाद इल्तुतमिश ने 20 साल शासन किया, 11, उसके बाद 36 तक, ठीक है ना, 36 तक शासन किया। अब 36 से लेके 1240 तक सिर्फ 4 साल शासन किया रजिया सुल्तान ने। सिर्फ 4 साल शासन किसने किया, रजिया सुल्तान ने शासन किया। ये तो अब क्लियर है कि रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। और ये इन्होंने राजपाट पर ही कैसे आई वो सब बता दिया। रजिया सुल्तान के टाइम पे इन्होंने कई सारे लोगों की नियुक्ति की, है ना, लेकिन वो जो 40 दल था वो उसने कभी भी रजिया सुल्तान को शासक के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक रीज़न ये भी था, एक तो मतलब फीमेल होना तो वो तो था ही, दूसरा रजिया सुल्तान ने कभी भी ना अपना मतलब महिला होने को अपने ऊपर शासन के उसमें हावी नहीं होने दिया। वो जैसे नॉर्मल मतलब वो समझती थी कि जो राजा है, राजा के पद है एक, ठीक है, इसमें कोई मेल और फीमेल कोई मायने नहीं रखता। तो रजिया सुल्तान जब शासन करने के लिए आती थी तो वही मतलब जेंट्स की तरह ही टोपी वगैरह पहन के और कोट वगैरह डाल के ऐसे ही आती थी दरबार में, ठीक है। अब उनसे वो भी बुरा लगने लगा उनको। तो रजिया सुल्तान ने कभी भी जब दरबार में आती थी तो फीमेल वाले कपड़े नहीं, ऐसे ही बिल्कुल राजा की तरह ही आती थी बनके, ठीक है। और दूसरा एक तो रजिया सुल्तान के टाइम पे एक था दिल्ली का था मलिक याकूत। दिल्ली का कौन था, मलिक याकूत, ठीक है, मलिक याकूत। दिल्ली में कौन था, मलिक याकूत, ठीक है। मलिक याकूत को एक इसी में अधिकारी था इनके टाइम पे। मलिक याकूत से रजिया सुल्तान के काफ़ी अच्छे संबंध थे, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे संबंध थे। किससे, मलिक याकूत से। और एक कौन था, ये 2 कैरेक्टर मतलब आप समझ रहे हो कि स्टोरी की तरह। दूसरा कौन था, पंजाब में सरहिंद में कौन था, मलिक अल्तूनिया। ठीक है, ये 2 हैं। मलिक याकूत जो था, मलिक याकूत से रजिया सुल्तान के बहुत ही अच्छे संबंध थे, ठीक है। लेकिन ये जो मलिक अल्तूनिया था ये कौन था, इक्तादार था, कहाँ का, सरहिंद का, पंजाब के सरहिंद का इक्तादार तो आप समझ गए होंगे। इक्तादार कौन होगा, जिसको वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में क्या मिल रहा है, ज़मीनें मिल रही हैं, जिसे सामंती व्यवस्था थी, ठीक है। इक्ता व्यवस्था किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने, तो वही कंटिन्यू चलती आ रही है। अब इसको क्या थी, ये कोई अधिकारी होगा तभी इसको ज़मीनें मिलती थी।
इसने रजिया सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, किसने? मलिक अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया कि मैं तो भैया अलग हूँगा, मैं नहीं मानता कि रजिया सुल्तान शासक है। यही तो होता है उसकी अधीनता अस्वीकार करना। अब रजिया सुल्तान गुस्सा आया, रजिया सुल्तान ने क्या किया? मलिक अल्तूनिया पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, मलिक अल्तूनिया पर आक्रमण कर दिया। अब मलिक अल्तूनिया पर जब आक्रमण कर दिया तो मलिक अल्तूनिया काफ़ी पावरफुल था, ठीक है ना। तो इसने अपनी जो रजिया सुल्तान थी उसने खुद को इसमें देखा कि मैं तो हारने वाली हूँ, है ना। खुद को इस युद्ध में हारता देख मलिक अल्तूनिया के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, रजिया सुल्तान ने किससे शादी कर ली? मलिक अल्तूनिया से शादी कर ली। ठीक है, युद्ध में खुद को हारता देख कि अब तो मैं मतलब हार जाएंगे तो क्यों अपनी वो करानी। ठीक है, तो उससे शादी। अब इतना बड़ा ऑफर सोचो कोई ठुकरा देगा? ये कौन था? ये इक्तदार था, और ये कौन थी? सुल्तान थी। ठीक है, तो इतना अच्छा ऑफर कोई ठुकरा सकता है क्या? तो अल्तूनिया ने शादी किससे करी? रजिया सुल्तान से। अब थोड़ा सा देखो, समझो। जब ये देखो, ये जो है आज़ादी बेकार बन गई तो जल्दी में यहाँ पे समझ गए? जैसे यहाँ पे क्या होगा? दिल्ली होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली के जस्ट पास यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हरियाणा होगा। ठीक है, हरियाणा के इधर क्या है? यहाँ है पंजाब, ऐसी तो है। अब दिल्ली से ये कौन सा था? ये था यहाँ पे। ठीक, अल्तूनिया कहाँ था? यहाँ पे पंजाब में। ये क्या हो गया? अल्तूनिया कहाँ था? पंजाब में। अब जब बहुत बुरा लग रहा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ देखो। तो ये क्या था? पंजाब है, हरियाणा है। अब ये कहाँ था? ये पंजाब में था। जब दिल्ली से ये हमला करने के लिए कहाँ गई? पंजाब गई। वहाँ पे जो हुआ वो मैंने बता दिया आपको कि युद्ध में हारता देख इसने अल्तूनिया से शादी कर ली रजिया सुल्तान ने। लेकिन जब शादी करने के बाद दोनों लौट रहे थे, कहाँ लौटेंगे? दिल्ली। अब दिल्ली जाने के लिए हरियाणा से निकलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो ये जो 40 तुर्क सरदार थे, है ना, ये लेकिन ये इतिहास में है नहीं, मतलब ये माना जाता है कि ये कराए किसने? इन्होंने ही, क्योंकि सबसे बड़ी खुन्नस ना उन्हीं थी। जो 40 तुर्क सरदार थे वो तो चाहते थे कि मतलब कोई जैन सी होना चाहिए। ठीक है, फिर सोचो वो अगला शासक किसको बनाएंगे? इल्तुतमिश के तीसरे बेटे को। तीसरा बेटा कौन था? बहराम शाह। याद है ना, तीसरा बेटा कौन था? बहराम शाह। अब जब ये वापस आ रहे थे तो हरियाणा में एक जगह थी, जगह का नाम क्या था? कैथल। कैथल। कैथल में आके डाकुओं का हमला होता है। ठीक है, किस पे? अल्तूनिया और रजिया सुल्तान पे डाकुओं का हमला हुआ, डाकुओं ने दोनों को मार दिया। ठीक है, तो लोगों का ना, इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो कांड कराया था ये किसने कराया था? ये कराया था उन 40 तुर्क सरदारों ने ही। अब कौन कौन? रजिया सुल्तान को मार दिया, ठीक है, मलिक अल्तूनिया को मार दिया, बना कौन? मलिक याकूत। मलिक याकूत। अब इनको लगा 40 तुर्क सरदारों को, ठीक है, उन्हें लगा कि भैया अब ये कौन बचता है? मलिक याकूत बचता है। अब इससे तो बहुत अच्छे रिलेशन थे रजिया सुल्तान से, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो इन्होंने दिल्ली में जाके इसको मरवा दिया। दिल्ली में जाके, यहाँ दिल्ली होगा ना, मलिक याकूत को भी मरवा दिया। तो ये रहा रजिया सुल्तान का शासक। रजिया सुल्तान की नाकामयाबी या फिर रजिया सुल्तान एक असफल शासिका रही, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ उसका महिला होना था। इतिहासकारों का ये कहना है और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अगर ये महिला ना होती तो एक बहुत अच्छी शासिका साबित होती। क्लियर? तो ये कौन थी हमारे? रजिया सुल्तान के बारे में। अब रजिया सुल्तान का 1236 से 1240, इसके बाद इन्होंने किसको शासक बना दिया? इसके बाद शासक किसे बना दिया इन्होंने? बहराम शाह को। ठीक है, बहराम शाह भी निकम्मा तो था ही। 40 से 42 तक, 1240 से 1242 तक। ठीक है, बहराम शाह के बाद बना अलाउद्दीन मसूद शाह। ये तो मैंने आपको एक बार करा दिया ना, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, 42 तक हो गया। ये कब हुआ? 1242 से लेके, इससे थोड़ा सा लंबा क्या था, 1242 से लेके कब तक हो गया? 1246 तक, थोड़ा सा 4 साल हो गए इसको, 1246 तक। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद शासक बनता है कौन? नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, शासन कौन बनेगा? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह के टाइम पे
नसीरुद्दीन शाह, देखो नसीरुद्दीन, क्या कर रही हूँ मैं, नसीरुद्दीन शाह, नाम में कंफ्यूज मत हो ना, ये कौन है नसीरुद्दीन शाह, और जो इल्तुतमिश का बेटा था, मतलब इनका भाई, रुकनुद्दीन का भाई, इनका भाई, उसका नाम क्या था, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, ये कौन है नसीरुद्दीन शाह, फिर तो इनका बेटा, इसका बेटा, फिर इसका बेटा, इसका बेटा, ऐसे शासन मतलब शासक बनते गए। नसीरुद्दीन शाह ने शासक किया 1246 से लेकर 1266 तक, ठीक है। नसीरुद्दीन शाह जो था, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि ऐसा कौन सा शासक था जो बहुत ही सबसे ज़्यादा कम खर्चीला था, जो टोपी सिलकर अपने जीवन व्यतीत करता था, ठीक है, तो वो कौन था, नसीरुद्दीन शाह था। नसीरुद्दीन शाह को कहते हैं कि सबसे मितव्ययी शासक, मितव्ययी, व्ययी मतलब खर्चा, है ना, सबसे कम खर्चीला शासक कौन था, नसीरुद्दीन शाह था, ठीक। नसीरुद्दीन शाह ने टोपी सिलकर अपना मतलब अपना खर्चा चलाया, अपना पर्सनल, ठीक है, तो नसीरुद्दीन शाह का ये बात क्लियर। दूसरी बात, वो जो 40 तुर्क सरदार का 40 दल था, उस 40 दल में इसने एक काम किया कि ये जो 40 तुर्क सरदार है टोटल, और इस टाइम पे ये जो देखो बहराम शाह को उन्होंने बनाया शासक, अब जो यहाँ तक का जो टाइम पीरियड था, टोटल शासन की बागडोर किसके हाथ में थी, उन 40 तुर्क सरदारों के हाथ में थी, ठीक है ना, ये तो सिर्फ नाम के लिए थे, उनके हाथ में थी। अब नसीरुद्दीन शाह ने थोड़ा सा सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इसमें कोई बाहर का आदि हम ऐड करते हैं, ठीक है, जो 100% उनका काम ना रहे, और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, ठीक है ना, गुलाम वंश की। फिर कौन आता है, फिर इसने क्या किया, नसीरुद्दीन शाह ने, एक ईरानी था, ठीक है, एक ईरानी था, उसका नाम क्या था, बलबन, बलबन, ठीक है, बलबन को इन 40 तुर्क सरदारों में शामिल कर दिया। अब तो 41 दल बन गया, ठीक है ना, 40 से एक ऐड हो गया ना, 41 बन गया, ठीक है। तो किसको ऐड कर दिया, बलबन को। बलबन कौन था, वो ईरानी था। अब बलबन बहुत ज़्यादा चालाक था, इन 40 जो थे ना, अपनी बातें राजा से मनवा के, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने शामिल किया था, नसीरुद्दीन शाह की थोड़ी सी चापलूसी, थोड़ी सी अकलमंदी, सब कर करके राजा के बहुत करीब हो गया, और 40 तुर्क सरदारों के ऊपर ना हावी हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। फिर क्या होता है, फिर नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है 1266 में, ठीक है। नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु के बाद तुरंत शासक कौन बन जाता है, बलबन बन जाता है, ठीक है, बलबन बन जाता है। और बलबन कौन होता है, ईरानी शासक। देखो अगर आप ना वंश क्या है, एक ही वंश पढ़ रहे हैं हम, गुलाम वंश, लेकिन आपने नोटिस किया इसमें कितने चेंजेस हो गए, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से, वो कुतुबुद्दीन ऐबक से, फिर आराम शाह उसका बेटा बना, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश आया, वो बाहर से आया, ठीक है, इल्तुतमिश तो उसका वंश नहीं था। अब बलबन की एंट्री होती, ये बाहर खानदान का है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं शमशी वंश, गुलाम वंश में भी शमशी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा डीप हो जाएगी, इस पर आप फोकस ना करें, इसको समझो सिर्फ। अब शासक कौन बनेगा, बलबन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब शासक कौन बनेगा, बलबन। साक्षी नेक्स्ट स्लाइड कैसे होगी, नहीं रेज ही कर दूँ ना, प्लस ही था, ठीक, हाँ ठीक है। तो अब शासक कौन बनता है, बलबन। चलो बलबन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। बलबन ये कहाँ से स्टार्ट होगा इसकी जर्नी, 1266 से लेके 1287 तक। गुलावंश लगभग कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट है, क्योंकि बलबन के बाद बचता ही कौन है, कैकुबार, कैमुर्स, उनका कोई काम ही नहीं है इस वंश में, ठीक है। एक एक दो साल, क्योंकि देखो 1290 पे तो ख़त्म है ना, कितने साल बचे फिर, ठीक है। तो बलबन ने क्या काम करा, बलबन ने शासक बनती सबसे पहले उन्होंने 40 तुर्क सरदारों को ही ख़त्म किया कि तुम जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसकी तो समझ रहा था कि टोटल शासन की बागडोर किसके हाथ में थी, उनके हाथ में, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, ठीक है। बलबन ने सबसे पहले किसको ख़त्म किया, उस 40 दल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया कि ख़त्म करना, बलबन ने चलाया क्या क्या अपने टाइम पे, देखो ये ईरानी था, है ना, बलबन कौन था, ईरानी था, तो इसने यहाँ पे ना ईरानी कल्चर, उस चीज़ को फॉलो किया। एक तो इसने चलाई सिजदा और पैबोस, ये आपने पढ़ा होगा बहुत, देखो सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस, ये क्या होता है, ये ईरानी कल्चर में होता है। वहाँ पे ऐसा होता है जैसे मान लो कोई मतलब राजा है ना, तो दूसरा कोई भी आएगा तो वो आके ना सिजदा का मतलब होता है जैसे वो ऐसे करते हैं, ऐसे झुक के करते हैं ना, वो उसका क्या बोलेंगे, सिजदा।
और पैबोस क्या होता है? पैबोस मतलब रेस्पेक्ट में, या फिर कह सकते हैं कि प्यार में क्या करते हैं, हाथ लेके और राजा का ना हाथ ऐसे ऐसे लगाते हैं आंखों से, देखा होगा आपने किसी मूवी में, किसी भी चीज़ में ना, तो ये होता है, इसका मतलब क्या होता है? पैबोस। तो ये कल्चर किसने स्टार्ट किया? बलबन ने। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, सिजदा और पैबोस किसने स्टार्ट किया? बलबन से ना कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 40 दल को ख़त्म कर दिया, ठीक है, चलाया किसने था? इल्तुतमिश ने। सिजदा और पैबोस स्टार्ट किया, और क्या क्या इसने? बलबन ने। बलबन लेकर आया एक राजा का राजत्व सिद्धांत, राजा का राजत्व सिद्धांत, राजा का राजत्व सिद्धांत, ठीक है। ये जो राजत्व सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बलबन कहता था कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। मतलब कि ईश्वर के बाद सेकंड अगर आप किसको मानना है तो राजा को मानना है। ईश्वर का प्रतिनिधि का मतलब है, जैसे होता है ना कि मोमडन कल्चर में कि पैगंबर है ना, खुद को क्या कहता था? पैगंबर कहता था कि जो मैं कह रहा हूँ वही क्या है? वही ईश्वर की वाणी है, वही ऊपर वाला चाहता है, ठीक है। तो खुद को इसने पैगंबर से तुलना की, और राजत्व सिद्धांत, राजा का राजत्व सिद्धांत यही था कि खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, ठीक है ना। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव, किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? ईश्वर को। क्लियर ना? तो राजत्व सिद्धांत क्लियर। और बलबन ने तीसरा काम क्या किया? तीसरा काम क्या किया? लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है। अब ये लौह रक्त की नीति क्या है? देखो नाम से पता चल होगा, रक्त मतलब कि ब्लड, ठीक है। लोहा लेना, लोहा लेना भी सुना होगा ना मुहावरा, कि लोहा लिया मतलब कि उसने किसी का सामना किया ना लड़ाई वड़ाई में। क्लियर? तो लोहे एवं रक्त की नीति का आप कह सकते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से। क्लियर? बिल्कुल सीधा सा मतलब है, ईंट का जवाब पत्थर से। मतलब कि जो भी अगर कुछ भी हम कहेगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। समझ आ गया ना? लोहे एवं रक्त की नीति क्या है? मतलब आक्रमण नीति है ये। क्या है? आक्रमण नीति, आक्रामक नीति है, ठीक है ना। तो वही वाली बात है, सीधा सा सिंपल सा मतलब कि ईंट का जवाब पत्थर से, कोई हमें कुछ कहेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्लियर ना? लोहे एवं रक्त की नीति। और इसने क्या किया? एक ईरानी में, देखो ईरानी पद्धति का एक तो सिजदार पैबोस चलाया, दूसरा क्या चला? नवरोज त्योहार, नवरोज। चलो छोड़ो, समझ तो आया ना? राइटिंग ऐसी है बस, काम चलो, ठीक है ना। नवरोज त्यौहार, ये क्या ईरानी कल्चर में एक त्यौहार था, इसको इसने यहाँ पे फॉलो कराया, नवरोज त्यौहार। तो ये सारे काम किसने कराए? बलबन ने कराए। क्लियर? इनसे हर किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको सब नोट डाउन कर लेना सारे, और वीडियो को जरूर शेयर कर दो यार अभी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। बलबन को हो गया, आगे तो कुछ बचा ही नहीं, वैसे यहीं पे देख लो। देखो बलबन के बाद शासक कौन बनता है? कैकुबार। कौन बना? कैकुबार। कैकुबार बना। इसके बाद कौन बना? कैमुर्स बना। कैमुर्स इसका आखिरी शासक हो गया, कैमुर्स इसका आखिरी शासक हो गया। ये जो कैकुबार था इसने कब तक किया होगा? 87 से लेके 88 तक। फिर इसने नहीं, 1 साल तो इसने नहीं किया था ना कैमुर्स ने, 2 साल इसने, 1 साल इसने, मतलब कि 90 में ख़त्म हो गया ये वंश। 1290 में ये वंश खत्म हो गया। ये जो कैमुर्स था ये था नाबालिग, ठीक है ना। कैमुस जब शासक बना था नाबालिग था, क्योंकि कैकुबार की मृत्यु हो गई थी, और इसमें भी काफ़ी सारे झंझट है, काफ़ी सारे षड्यंत्र टाइप है ना। ये भी जो कैकुबार बना था, ये भी इसका जो हम कौन पढ़ रहे? बलबन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बलबन का बेटा नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो कैमुर्स बना, फिर कैकुबार मर गया, फिर कौन बना? कैमुर्स बना। कैमुर्स बलबन का पोता था, ठीक है ना। ये सब काफ़ी सारे झंझट है इसमें। तो खैर ऐसे तो कुछ पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, लेकिन बस आपसे क्या पूछेगा? आखिरी शासक पूछेगा, या फिर जो बलबन ने ये सारे काम किए इनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन अंतिम शासक कौन था? कैमुर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो कैमुर्स था, कैमुर्स क्या था? एक नाबालिग था, ठीक है, नाबालिग शासक बना था। तो इसके संरक्षण के लिए, किसको रखा गया? जलालुद्दीन को, जलालुद्दीन फिरोज, जो आगे खिलजी वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। संरक्षण कौन बना इसका? संरक्षक, इसकी देखभाल करने वाला, सेफ्टी के लिए ना, संरक्षक। संरक्षक किसको बना दिया? जलालुद्दीन को।
जलालुद्दीन फिरोज़ को, संरक्षक किसको बना दिया? जलालुद्दीन फिरोज़ को, ठीक है ना, जलालुद्दीन फिरोज़ को। अब संरक्षण किसको बना दिया? अब इसने क्या किया? इसी को मार दिया, कैमूर्स को। ये तो वो वाली बात होगी ना, कहते हैं ना जलेबी की रखवाली कुतिया ठीक है, मतलब क्या, आप उसी से उसकी रखवाली करो, उसको छोड़ेगी नहीं, वही खा जाएगा। तो इसने इसको खा लिया, ठीक है ना। कैमूर्स को ख़त्म किसने कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज़ ने। और एक अगले वंश की स्थापना होगी, कौन से वंश? खिलजी वंश। क्या बनेगा वो? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी बन जाएगा, ठीक है ना। तो कौन से वंश की स्थापना हो जाएगी? खिलजी वंश। तो नेक्स्ट वीडियो हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ज़रूर। कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।